हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान से लिया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम भारतीय संविधान के भाग 5 यानी यूनिट 5 में राष्ट्रपति के रूप में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, उसके निर्वाचन का मेथड क्या है, कौन कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, किस पद्धति से यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें किस मेथड का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं सभी चीज़ों को एक आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में इन आर्टिकल्स यानी इन अनुच्छेदों पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसे आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 क्या कहता है, हम शॉर्ट में इनको समझेंगे, फिर विस्तार से आगे हम इन पे चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी आर्टिकल 52 में स्पष्ट रूप से केवल इतना ही लिखा है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालकीय शक्ति की बात करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, क्या होगी, इन सारी चीज़ों के लिए आर्टिकल 53 बात करता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन मतदान कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं। यानी 54 बात करता है भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल का गठन निर्वाचक मंडल का गठन 54 के अकॉर्डिंग होगा और लास्ट में 55 में निर्वाचन की रीति के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन की रीति। तो इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मेन टॉपिक आज का राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, उसका मेथड क्या है, प्रत्येक सांसद या प्रत्येक विधायक जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है उसकी वोट वैल्यू क्या होती है, उसको किस मेथड के द्वारा हम उसका वैल्यू निकालते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, इन सभी पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब आगे हम देखते हैं कि उस मेथड को क्या कहते हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में यूज की जाती है। उस मेथड को नाम दिया गया है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। यानी एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अब बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, इलेक्शन में कौन कौन से लोग अपने वोट को दे सकते हैं, अपना मताधिकार उपयोग कर सकते हैं। तो हम और आप डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से इसमें मत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो वो कौन कौन से लोग होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और इसके पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का भी गठन किया जाता है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार अपना नामांकन कराते हैं उससे पहले एक शर्त रहती है कि कम से कम 50 लोग उसके नाम का प्रस्ताव भेजें यानी प्रस्तावक बने और कम से कम 50 लोग उस नाम का अनुमोदन करें। यानी अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन कराना चाहता है तो उसके पास कम से कम 50 लोग प्रस्तावक के रूप में और 50 लोग अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। तो ये तो हो गया आपका इलेक्टोरल कॉलेज।
और अब हम देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इसमें देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के चुने हुए सदस्य। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब कहीं कहीं हमें ये देखने में आता है, सुनने में आता है, कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय संविधान के जो प्रवर्तक रहे हैं या जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक सोच रही कि भारतीय राष्ट्रपति का जो पद बनाया गया वह वास्तव में बहुत ही सम्मान और गरिमा का प्रतीक है, और भारतीय राष्ट्रपति में ही कार्यपालिकी शक्ति निहित होती है। वह अपनी इस कार्यपालिकी शक्ति का जो उपयोग है या तो संविधान के माध्यम से या अपने जो उसके अंडर में जो अधिकारी, संवैधानिक अधिकारी आते हैं, उनके माध्यम से उनका उपयोग कर सकता है। तो यह कहना गलत होगा कि भारतीय राष्ट्रपति मात्र एक नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा में 233 सदस्य प्लस 12 सदस्य बराबर कितने हो जाएंगे? 245। तो ये जो 12 सदस्य हैं ये कौन होते हैं और ये 233 सदस्य ये कौन है? ये इलेक्टेड मेंबर्स कहलाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो चूंकि राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के द्वारा इन 12 सदस्यों को लिया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। तो राज्यसभा से केवल 233 लोग ही सांसद मतदान कर सकते हैं। उसी प्रकार से लोकसभा में टोटल 543 सांसद ही अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं, और 2 सांसद चूंकि एंग्लो इंडियन के रूप में नॉमिनेट होते हैं तो ये अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसके अलावा समस्त राज्य, जितने भी भारत में 29 राज्य हैं, 29 राज्य में जितनी भी विधानसभाएं हैं, उनमें जितने भी विधायक हैं वो सारे के सारे विधायक राष्ट्रपति के मतदान में अपने मत का प्रयोग करते हैं। अब एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन ये आती है कि ये जो पद्धति है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, चूंकि मतदान गुप्त होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो काउंटिंग कैसे होगी? मतलब एक विधायक या एक सांसद का जो मत का मूल्य है, जो वोट वैल्यू है, वो कैसे निकाली जाएगी? तो उसके लिए एक पद्धति अपनाई जाती है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर्स। यानी एक मेंबर्स के वोट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम देखेंगे एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा। क्योंकि हम सारे लोग यानी जनता मिलकर एक विधायक का चुनाव करती है, विधायक फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में अपने वोट का प्रयोग करता है। तो अगर एक विधायक अपने मत का मूल्य किसी एक राष्ट्रपति के लिए जिसने फॉर्म भरा है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा है, उसमें उसके लिए अपना वोट देना चाहता है, तो उसके वोट की वैल्यू क्या होगी? एक विधायक के मत का मूल्य ये कैसे निकालेंगे? एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा उस राज्य की पॉपुलेशन, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, राज्य की कुल जनसंख्या। राज्य की कुल जनसंख्या, मान लीजिए एमपी ले लें, हम मध्य प्रदेश ले लें, तो मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या बटे अब मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, उनको इससे डिवाइड कर देंगे। 230 मल्टीप्लाई 1/1000, यानी एक विधायक के मत का मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे 230 मल्टीप्लाई 1/1000।
अब जो भी फिगर आएगा वह क्या होगा, एक विधायक के मत का मूल्य कहलाएगा। मान लीजिए ये ABC एक वैल्यू निकल के आई, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे ये नहीं एग्जैक्ट पता कि राज्य की कुल जनसंख्या फिलहाल कितनी है, तो जो भी राज्य की कुल जनसंख्या होगी उसके हिसाब से वैल्यू कितनी आई, ABC कोई फिगर आ गया। अब ये क्या निकला, एक विधायक के मत का मूल्य। अब टोटल कितने विधायक हैं, तो ये उस राज्य के टोटल मतों का मूल्य निकल आएगा, XYZ कुछ भी मान लें, जो भी वैल्यू आएगी उसमें जब हम 230 यानी राज्य में जितने भी विधानसभा सदस्य हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल यानी मध्य प्रदेश से विधायकों द्वारा जो भी मताधिकार प्रयोग किया गया है उसकी वैल्यू आपकी यहाँ निकल आएगी। अब चूंकि ये एक राज्य की वोट वैल्यू निकली, अब भारत में कितने राज्य हैं, 29। अब ये जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू हर राज्य में निकले, हर राज्य की पॉपुलेशन अलग अलग होगी, हर राज्य के विधानसभा सदस्यों की सीट्स अलग अलग होंगी, तो वैल्यू अलग अलग निकलेगी। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की वैल्यू प्लस 28, सॉरी यहाँ पे एक राज्य तो हमने काउंट कर ही लिया है, यहाँ पे हो जाएगा 28 और 28 प्लस 1 29। तो ये सारे राज्यों के विधायकों मतलब भारत के समस्त विधानसभा सदस्यों की वोट की वैल्यू निकल आएगी। तो अब इसके बाद ये तो हो गया विधायकों का, अब देखेंगे एक सांसद के वोट की वैल्यू क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे एक संसद सदस्य यानी सांसद के मत का मूल्य क्या होगा। तो जो वैल्यू आपने पूरे भारत के सांसदों की जो वो वोट वैल्यू निकाली थी उस वोट वैल्यू को हम यहां रखेंगे, यानी कुल विधायकों की कुल मत मूल्य जो भी निकला था अपॉन में सांसदों की संख्या, यानी जो भी वोट वैल्यू विधायकों की निकली थी उसमें भारत में जितने भी सांसद हैं उनका फिगर हम यहां रखेंगे, तो क्या निकल आएगा, एक सांसद का मत मूल्य। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला, सबसे पहले हमने एक विधायक का मत मूल्य निकाला, उसके बाद उस राज्य के समस्त विधायकों को उसमें मल्टीप्लाई किया तो उस राज्य के टोटल विधायकों का मत मूल्य निकला। उसके बाद हमने बाकी के बचे हुए राज्यों के मत मूल्यों को उसमें ऐड कर दिया। तो ये ऐसे क्या हो गया कि भारत के जितने भी विधायक हैं, जितने भी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी वोट वैल्यू निकली। अब उस वोट वैल्यू में हमने भारत में जितने भी सांसद हैं उनसे उनको डिवाइड कर दिया, तो क्या निकलेगा, एक सांसद के मत का मूल्य यहां पे निकल आएगा जो भी निकला। अब इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आपने देखा कि एक सांसद की वोट वैल्यू क्या होती है, एक विधायक की वोट वैल्यू क्या होती है। लेकिन एक प्रश्न आता है कि जो जनसंख्या है, जो राज्य की जनसंख्या है, चूंकि जनगणना समय समय पे होती रहती है, तो ऐसी कौन सी जनगणना को हम आइडियल मानेंगे जिसके हिसाब से हर बार वर्तमान में जो जनगणना है उसका आइडिया नहीं लेंगे हम। सन 1971 में जो जनगणना की गई थी, जो जनगणना सन 1971 में की गई थी, उसी को आधार वर्ष मानते हुए यानी उसी जनगणना पर हम ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और ये जनगणना यानी ये फिगर 2026 तक चलने वाला, यानी 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उस नए फिगर को फिर हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 58 के लिए। आर्टिकल 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में जो व्यक्ति नॉमिनेशन कराना चाहता है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, योग्यताएं क्या क्या होती हैं। तो वो सिंपल सी हैं। पहला,
भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, और क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दिखाता है, अपना फॉर्म डालता है, तो उसमें निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, वह है संसद के सदस्य की जो अर्हता है मतलब एक सांसद बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वह उनका पात्र होना चाहिए, मतलब एक संसद सदस्य होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अब संसद के सदस्य की क्या क्या योग्यताएं हैं वो आपको पता होंगी, हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस समय वह भारत के राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन कर रहा है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। बाकी और भी जो डिटेल है आप देख ही चुके हैं। आपने अभी देखा कि राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, उनके वोट की वैल्यू, कौन कौन लोग उसमें भाग ले सकते हैं, कौन कौन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, उनकी वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगले लेक्चर्स में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।